मेवाड़ के उस महान योद्धा की कहानी में आपका स्वागत है, जिनके शरीर पर कहते हैं 80 घाव थे, एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट चुका था और जिन्हें इतिहासकार एक सैनिक का भग्नावशेष कहते हैं। आज हम महाराणा सांगा के जीवन की उन परतों को खोलेंगे और उस एक निर्णायक जंग को समझेंगे जिसने शायद हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला कर दिया। हमारे पास जो स्रोत है वो महाराणा सांगा .docx नाम का एक दस्तावेज है। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सांगा इतने बड़े योद्धा बने कैसे। और बाबर के साथ उनकी टक्कर महज एक लड़ाई थी या फिर दो विचारधाराओं का महासंग्राम। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 1509 में 27 साल की उम्र में सांगा मेवाड़ के शासक बने, लेकिन ये ताज उन्हें थाली में सजाकर तो नहीं मिला था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कांटों भरा कहना भी शायद कम होगा, ये तो खून से लथपथ रास्ता था। मतलब शासक बनने से पहले उनका अपने ही भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के साथ सत्ता के लिए एक जानलेवा संघर्ष हुआ। ये कोई छोटा मोटा पारिवारिक झगड़ा नहीं था। नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। और इसी संघर्ष में उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई थी। अच्छा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अजमेर के पास करमचंद पवार के यहाँ छिपकर भी रहना पड़ा था। तो जो शहजादा अपनी जान बचाने के लिए भागा हुआ था, वही वापस आकर मेवाड़ का भविष्य बनता है। हाँ, ये अपने आप में किसी कहानी जैसा लगता है। और शासक बनने के बाद उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने आते ही अपनी ताकत का लोहा मनवाया। बिल्कुल, उन्होंने आते ही मेवाड़ के प्रभाव को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने गुजरात के सुल्तान को ईडर के मामले में हराया, जो उस समय एक बड़ी शक्ति मानी जाती थी। और फिर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को भी। हाँ, उन्हें भी शिकस्त दी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं शुरुआती जीत तो दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ थी। अच्छा, ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। हाँ, दिल्ली की सल्तनत, जिसे उस समय उत्तर भारत का पावर सेंटर माना जाता था, बिल्कुल, उसे सांगा ने एक नहीं बल्कि 2 बार हराया। 1517 में खतौली में और फिर अगले ही साल 1518 में बाड़ी के युद्ध में। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक भूकंप था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मनोवैज्ञानिक भूकंप। सदियों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि दिल्ली का तख्त किसी दूसरे सुल्तान से नहीं बल्कि पश्चिम में बैठी एक राजपूत शक्ति से कांप रहा था। और इन जीतों के बाद उन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, हिंदू पंथ। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक खिताब नहीं था। हाँ। ये एक राजनीतिक बयान था, एक सपना था। कैसा सपना? सभी हिंदू शासकों को एक झंडे के नीचे लाकर उत्तर भारत में फिर से स्वदेशी सत्ता स्थापित करने का। सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं रह गए थे, वो पूरे उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की उम्मीद बन गए थे। और ये सब बाबर के आने से पहले हो रहा था। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। तो सांगा अपने पावर के पीक पर है, उत्तर भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे, तभी खैबर दर्रे से एक और तूफान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक ऐसा शख्स जो अपने वतन से निकाला जा चुका था और भारत में एक नया साम्राज्य बनाने का सपना देख रहा था। यहाँ कहानी में बाबर का प्रवेश होता है। और ये 2 मामूली राजाओं की टक्कर नहीं थी, ये 2 महत्वाकांक्षाओं का महासंग्राम था। सीधी सी बात है, 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती थी। बाबर पूरे हिंदुस्तान का सपना देख रहा था, और उस सपने के रास्ते में सबसे बड़ा पहाड़ थे महाराणा सांगा। दोनों के बीच संघर्ष होना तो तय था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में इसका जिक्र करते हुए सांगा पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। हाँ, वादा खिलाफी का। बिल्कुल। वो लिखता है कि सांगा ने ही उसे काबुल से दिल्ली पर हमला करने के लिए बुलाया था और वादा किया था कि जब बाबर दिल्ली पर हमला करेगा तो सांगा आगरा पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बाबर के मुताबिक सांगा ने ऐसा नहीं किया। और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विवाद है। हाँ, लेकिन एक मिनट, हम बाबर की बात को इतनी आसानी से खारिज क्यों कर रहे हैं? आखिर वो उसकी अपनी जीवनी है, उसकी अपनी डायरी। क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था? सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारा दस्तावेज हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तर्क यह है कि जो सांगा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पहले ही 2 बार धूल चटा चुके थे। हाँ, खातौली और बाड़ी में। उन्हें बाबर जैसे एक भारी आक्रमणकारी की मदद की क्या जरूरत थी? वो तो खुद दिल्ली पर कब्जा कर लेने की क्षमता रखते थे। मतलब बाबर को बुलाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। सही बात है। तो अगर वादा तोड़ना वजह नहीं थी, तो असली ट्रिगर क्या था? टक्कर तो थी ही, लेकिन एक और वजह थी जिसने इसे और भी खतरनाक बना दिया, और वो थी राजपूत अफगान मैत्री।
अच्छा। पानीपत में हारने के बाद बहुत से बड़े अफगान सरदार जैसे हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, वो सब सांगा की शरण में आ गए थे। तो बाबर के सारे दुश्मन एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए थे। बिल्कुल। बाबर को ये एक ऐसा गठबंधन दिखा जो उसे हिंदुस्तान से बाहर फेंक सकता था। ये उसके नए नए साम्राज्य के लिए एक अस्तित्व का संकट था। और ऊपर से सांगा ने भी मौके का फायदा उठाकर सल्तनत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हाँ, जैसे खंडार दुर्ग और उसके आसपास के करीब 200 गांव। ये बाबर के लिए एक खुली चुनौती थी। अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। तो अब मंच तैयार था उस बड़ी लड़ाई के लिए जिसका नतीजा भारत का भविष्य लिखने वाला था। हाँ, और पहली झड़प हुई फरवरी 1527 में बयाना में। और यहाँ सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह हराया। इस जीत ने तो राजपूत खेमे में जैसे जश्न का माहौल बना दिया होगा। जश्न और आत्मविश्वास दोनों आसमान पर थे। लेकिन जो बात फैसिनेट करती है वो है इस हार का बाबर की सेना पर असर। क्या असर हुआ? जो सेना पानीपत जीत कर आई थी उसका मनोबल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका सामना लोदी की बिखरी हुई सेना से नहीं बल्कि एक बेहद अनुशासित और वीर सेना से है। और उसी समय एक ज्योतिषी ने भी कोई भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, मोहम्मद शरीफ नाम के एक ज्योतिषी ने कह दिया कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाले हारेंगे। बस बाबर की सेना का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। तो बाबर की सेना लड़ने से ही इनकार कर रही थी। हाँ, और तब बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त भाषण दिया, शराब न पीने की कसम खाई और इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। उसने सुलह की भी कोशिश की थी, लेकिन सांगा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और फिर आया 16 मार्च 1527 का वो दिन, खानवा का ऐतिहासिक युद्ध। हाँ, और इस युद्ध में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बयाना में जीतने वाली राजपूत सेना खानवा में हार गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सांगा जैसा योद्धा जिसकी सेना का हौसला बुलंद था, वो ये लड़ाई हारा कैसे? देखिए, खानवा की हार की कहानी असल में घड़ी की सुइयों से हारने की कहानी है। हाँ, सांगा की सबसे बड़ी गलती थी देरी। किस तरह की देरी? बयाना की जीत के फौरन बाद हमला करने के बजाय उन्होंने बाबर को तैयारी के लिए पूरा 1 महीना दे दिया। 1 महीना? अरे 1 महीने में तो पूरी बाजी पलट जाती है। और यही खानवा का असली सच है। मतलब? जो बात सांगा की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी, अलग अलग रियासतों के वीर सरदारों का गठबंधन, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। वो कैसे? इस गठबंधन को इकट्ठा होने और एक साथ आगे बढ़ने में समय लगा, और वो समय बाबर के लिए वरदान साबित हुआ। ये एक पुरानी युद्ध शैली की नई, तेज और केंद्रीकृत सैन्य मशीन से टक्कर थी। और इस नई मशीन का सबसे घातक हथियार था तोपखाना और तुलुगनुमा युद्ध नीति। ये तुलुगनुमा आखिर था क्या? इसे ऐसे समझिए, जरा सोचिए, आप एक राजपूत योद्धा हैं, पूरे जोश और वीरता से दुश्मन पर सीधा हमला कर रही हैं। ठीक है। अचानक आपके दाएं और बाएं तरफ से तोप के गोले बरसने लगते हैं जो आपकी सफों को चीर कर रख देते हैं। आप इस झटके से संभल ही रहे होते हैं कि आपको अपने पीछे से युद्ध के नारे सुनाई देते हैं। पीछे से? हाँ, बाबर की सेना का एक हिस्सा मैदान का चक्कर लगाकर आपके पीछे आ चुका है और अब आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। मतलब आगे तोपे और बाकी तीनों तरफ से दुश्मन। बिल्कुल, यही तुलुगनुमा का खौफ था। ये युद्ध के मैदान को एक मौत के कुएं में बदल देती थी। ये तो कल्पना करके भी डरावना लगता है। और फिर युद्ध के बीच में एक और बड़ी घटना घटी। हाँ, युद्ध के सबसे अहम मोड़ पर एक तीर लगने से महाराणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। और जैसे ही सेना ने देखा कि उनका सेनापति मैदान में नहीं है, उनका मनोबल बिखर गया। उनकी जगह झाला अज्जा ने उनका छत्र धारण करके लड़ाई जारी रखी, जो एक महान बलिदान था, लेकिन वो हार को टाल नहीं सके। जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और राजपूत सैनिकों के सिरों की एक मीनार बनवाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बयान था कि अब हिंदुस्तान का नया बादशाह कौन है। बिल्कुल। पानीपत की लड़ाई ने मुगलों को दिल्ली दी थी, लेकिन खानवा की लड़ाई ने उन्हें हिंदुस्तान दिया। इस एक हार ने राजपूतों की उस सर्वोच्चता का अंत कर दिया जिसे सांगा ने बड़ी मेहनत से बनाया था, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। हाँ, सांगा का अंत भी उतना ही दुखद था जितनी उनकी हार। वो युद्ध में बच तो गए थे, लेकिन उनके मन में बदले की आग जल रही थी। हाँ, जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक बाबर को हरा नहीं देते वो वापस चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और चंदेरी की तरफ चल पड़े। लेकिन उनके ही कुछ सरदार
अब और युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि ये एक आत्मघाती कदम है और उन्होंने इरिच नाम की जगह पर सांगा के भोजन में जहर मिला दिया। ये सोचना भी कितना अजीब है, जिस योद्धा ने पूरी जिंदगी दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, उसे आखिर में अपनों ने ही धोखा दिया। और 30 जनवरी 1528 को सिर्फ 46 साल की उम्र में काल्पी में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी विरासत बहुत बड़ी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरू में कहा, उनके शरीर पर 80 घाव थे। हर घाव उनकी बहादुरी की एक कहानी थी। वो अंतिम हिंदू राजा थे जिनके झंडे के नीचे लगभग सभी राजपूत राजा एक बाहरी ताकत के खिलाफ एकजुट हुए थे। हाँ, ये एकता उनके बाद फिर कभी उस स्तर पर देखने को नहीं मिली। और शायद सबसे बड़ा सम्मान उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन से मिला, बाबर से। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था। जब आपका दुश्मन आपकी ऐसी तारीफ करे तो ये आपके कद को बताता है। उनकी शख्सियत का एक और पहलू भी है। हाँ, उनकी उदारता। स्रोत में एक किस्सा है कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को गिरफ्तार किया तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने चारण कवि हरिदास को इनाम में चित्तौड़ का पूरा राज्य ही दे दिया। पूरा राज्य? हाँ, पूरा राज्य। लेकिन हरिदास ने भी अपनी महानता दिखाते हुए कहा कि वो सिर्फ 12 गांव लेंगे। वाह, ये किस्सा दिखाता है कि सांगा सिर्फ एक कठोर योद्धा ही नहीं थे, उनका दिल भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल। तो ये थी महाराणा सांगा की कहानी। एक आंख खोने वाले राजकुमार से लेकर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बनने तक का सफर, जो इतिहास बदलने के बहुत करीब आकर चूक गए। उनकी कहानी हमें परंपरागत वीरता और आधुनिक सैन्य तकनीक के टकराव की याद दिलाती है, और ये भी कि कैसे एक अकेली लड़ाई सिर्फ एक दोपहर एक साम्राज्य के भाग्य का फैसला कर सकती है। अगर खानवा का नतीजा कुछ और होता तो शायद आज भारत का इतिहास भी कुछ और होता। शायद। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताता है कि सांगा को उनके ही सरदारों ने जहर दिया था जो और युद्ध नहीं चाहते थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या बदला लेने की सांगा की जिद अपना सम्मान वापस पाने के लिए एक जरूरी रणनीतिक कदम था, या ये उनकी एक ऐसी कमजोरी बन गई थी जिसके कारण उनके अपने ही लोग एक निर्णायक मोड़ पर उनके खिलाफ हो